जी तो नाजरीन, खुशामदीद कहता हूँ एक दफ़ा फिर से आपको केमिस्ट्री इनसाइडर में। मैं हूँ शकील आलम और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, और वो है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन सॉल्यूशंस। आपको पता है कि जब हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें हम लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं। तो सॉल्यूट की जो मिकदार है जो हम सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, उसकी मिकदार को हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के साथ जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है वो हम यूज़ करते हैं, उनके नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले हम लोग जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज़ करते हैं वो है परसेंटेज कंपोजिशन। ये सबसे पहली जो है हमारे पास कंसंट्रेशन की टर्म बनती है। फिर इसके बाद हम लोग मोलैरिटी, फिर मोलैलिटी, फिर मोल फ्रैक्शन, फिर नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, पीपीएम, पीपीबी। तो ये मुख्तलिफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन को बनाते हैं। तो उसमें हम सॉल्यूट की मिकदार को इन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में हमने इन्हीं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को स्टडी करना है और इन्हें एक दूसरे में कन्वर्ट करने के मुख्तलिफ शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो सीखने हैं। तो चलते हैं अपनी पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म की तरफ, जो कि है परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन से हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो पहली हमारी जो टर्म है ये है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? ये हमारे सल्यूट की मिकदार को सॉल्यूशन के अंदर परसेंटेज की टर्म में बताएगी कि कितने परसेंट सल्यूट हमारे सॉल्यूशन में मौजूद है। तो अगर मैं इसको लिखूं, परसेंटेज ऑफ सल्यूट इन सॉल्यूशन, हमारे सॉल्यूशन में कितने परसेंट सल्यूट जो है वो मौजूद है। हम इसको चार डिफरेंट टर्म्स के साथ क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो परसेंटेज कंपोजिशन है इसको चार मुख्तलिफ तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब वो कौन कौन सी टर्म्स हो सकती हैं? इसमें सबसे पहली हमारे पास आएगी, नंबर 1 जो है ये आएगी परसेंटेज वेट बाय वेट कंपोजिशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो सल्यूट है उसको भी वेट में, मैस में लेंगे, और जो सॉल्यूशन है उसको भी वेट में या मैस में लेंगे। याद रखिएगा, जब भी हम कंपोजिशन बनाएंगे तो हमारे पास ऊपर हमेशा क्या चीज़ मौजूद होगी, सल्यूट, और नीचे हमेशा क्या चीज़ मौजूद होगी, सॉल्यूशन। तो इस बात को हमेशा याद रखना है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, परसेंटेज कंपोजिशन। तो अभी हमने यहाँ पे क्या बनाना है, परसेंटेज वेट बाय वेट बनानी है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर परसेंटेज बनाने के लिए हम सल्यूट जो है ये किस में लेंगे, वेट इसका जो है वो लेंगे। तो परसेंटेज वेट बाय वेट कैसे बनेगी, इसके लिए मैस ऑफ सल्यूट और वेट ऑफ सल्यूट, इसको डिवाइड कर देंगे किस चीज पे, मैस ऑफ सॉल्यूशन। हम हमेशा नीचे जो है वो सॉल्यूशन लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो ऐसा करने से हमारे पास ये सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी किस टर्म में, परसेंटेज वेट बाय वेट में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन लिखूं, मैं क्या करता हूं, एक सॉल्यूशन जो है वो बनाता हूं
5 ग्राम ग्लूकोज, इसको मैं डिसॉल्व करता हूं 50 ग्राम सॉल्यूशन में, तो इसकी परसेंटेज जो है वो हमने फाइंड करनी है कि ये कितने परसेंट सॉल्यूशन होगा। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी परसेंटेज निकालने के लिए हम इसका जो है वो ऊपर क्या लिखेंगे, ये परसेंटेज हम कौन सी ले रहे हैं, वेट बाई वेट परसेंटेज बना रहे हैं। तो परसेंटेज वेट बाई वेट किसके बराबर आएगी, सल्यूट की मिकदार दैट इज 5 ओवर सॉल्यूशन की मिकदार दैट इज 50 इंटू 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 टू द 10, तो 10% सोल्यूशन जो है ये हमारे पास बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 10% वेट बाई वेट सोल्यूशन जो है ये बना लेंगे। आगे चलते हैं हम अपनी दूसरी जो है वो परसेंटेज कॉम्पोजिशन की तरफ, और वो है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कॉम्पोजिशन। तो इसका नाम बता रहा है कि इसमें हमने क्या करना है, सल्यूट जो है इसका वेट लेना है, लेकिन सोल्यूशन को हमने वॉल्यूम में लेना है। तो परसेंटेज वॉल्यूम वेट बाई वॉल्यूम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो है हम क्या करेंगे, मैस ऑफ सल्यूट और इसको डिवाइड कर देंगे किस चीज के ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ। तो ऐसा करने से हमारे पास क्या बनेगा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम जो है वो बन जाएगा। अगर हम एक ऐसा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें तो इसमें हमारे पास अगर हम क्या करें, 5 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व कर दें इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन हो सकता है, तो बताइए इसकी परसेंटेज जो है ये कितनी होगी। तो इसके लिए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 5 ओवर 100 इंटू 100 दैट विल बी इक्वल टू 5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बन गया 5% ग्लूकोज का पानी में। अगली कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे हम चलते हैं, अगली परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे चलते हैं, और वो है हमारे पास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट कॉम्पोजिशन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने अब क्या लेना है, सल्यूट का जो है वो वॉल्यूम लेना है और सॉल्यूशन जो है वो उसको ग्राम्स में वेट में लेना है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट दैट विल बी इक्वल टू मैस ऑफ सल्यूट, बल्कि यहाँ पे मैस नहीं आएगा बल्कि वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट ओवर मैस ऑफ सॉल्यूशन, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो यूँ हमारे पास ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम जो है वो आ जाएगी। इसकी एग्जांपल मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसको वैसे ही हम लोग जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी इसमें जो है वो वॉल्यूम हम सल्यूट का ले सकते हैं, कोई भी हम सॉल्यूशन का मैस ले सकते हैं, उनकी वैल्यूज पुट करेंगे और ये हल हो जाएगा। चौथी जो हमारे पास कॉम्पोजिशन बनेगी दैट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कॉम्पोजिशन। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में इसका फॉर्मूला हमारे पास बनेगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसमें दोनों ही हमारी जो टर्म्स हैं ये वॉल्यूम में आएंगी, तो वॉल्यूम ऑफ सल्यूट और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 100 से। तो यूं ये हमारे पास क्या बन जाएगी, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो है ये बन जाएगी। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो 4 परसेंटेज कॉम्पोजिशन हैं इनमें से 2 कॉम्पोजिशन जो है ये डिपेंड करती हैं टेम्परेचर के ऊपर, और 2 जो है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी। जैसे कि हमारे पास जो जिनमें सोल्यूशन का हमने वेट लेना है, ये जो है ये इंडिपेंडेंट होंगी किससे, टेम्परेचर से, बल्कि जिसमें सिर्फ वेट आएगा वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास जो पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म थी जो हमने पढ़ा, परसेंटेज वेट बाय वेट, तो ये टर्म जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगी। टेम्परेचर के चेंज करने से
हमारी परसेंटेज कॉम्पोजिशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि इसमें हमारा सल्यूट भी वेट में है, सॉल्यूशन भी वेट में है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाएगी। बाकी तमाम टर्म्स में क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकता है, इसलिए करता है, इसलिए बाकी जितनी भी टर्म्स होंगी ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी। तो ये हमारा पहला जो है वो जो हो गई कंसंट्रेशन टर्म, और वो कौन सी बन गई, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी जो है वो कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, और वो है हमारे पास नंबर 2 पे मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या चीज है जी? मोलैरिटी अगर हम इसकी डिफाइन बनाएं तो इट इज नंबर ऑफ moles of solute dissolved in dm cube of solution। अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास हमने सल्यूट का क्या लेने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, और सॉल्यूशन का क्या लेना है हमने, वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है बेसिकली ये मैस का जो है वो मैस में हम लेते हैं, आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल जो है ये मैस ओवर मोलर मैस के बराबर होता है, तो ये मैस वाली टर्म है, और सॉल्यूशन जो है ये हमारे पास वॉल्यूम वाली टर्म है। तो मोलैरिटी को आप लिख सकते हैं कि ये एक मैस बाय वॉल्यूम जो है ये परसेंटेज वाली टर्म जो है ये बन सकती है। इसमें हम मैस और वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, आपस में रिलेट कर रहे हैं। अगर इसी चीज को मैं फॉर्मूले की शक्ल में लिखूं तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा इसको फाइंड करने का, तो मोलैरिटी will be equal to moles of solute divided by volume of solution in dm cube in liter। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब हमें पता है कि जो मोल्स हैं ये किसके बराबर होते हैं, किसी भी जो है वो सल्यूट के जो मोल्स हैं ये बराबर होंगे मैस ओवर मोलर मैस के। तो हम इसको लिख सकते हैं मैस ओवर मोलर मैस ऑफ सल्यूट। तो ये हमारे पास फार्मूला जो है वो मोलैरिटी का बन जाएगा। अगर मैं इसी फार्मूले को दोबारा से रीअरेंज करूं तो मेरे पास ये फार्मूला बनेगा, अगर मोलैरिटी लिखना चाहूं तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, अब यहां पे मैं मोल्स की जगह पे लिख दूंगा मैस ओवर मोलर मैस, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, या इसको मैं लीटर बोल देता हूँ, एक ही बात है। अगर मैं इस वॉल्यूम को एमएल में लिखना चाहूँ, सीएम क्यू में लिखना चाहूँ, तो मेरे पास ये बन जाएगा मैस ओवर मोलर मैस इंटू 1 ओवर वॉल्यूम इन एमएल ओवर 1000। तो मैं इसको 1000 पे डिवाइड कर दूंगा, तो यही टर्म मेरे पास बन जाएगी मैस इंटू 1000 ओवर मोलर मैस इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया मोलैरिटी को फाइंड करने का। तो अब अगर हम कोई भी हमें क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए तो हम उसमें मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है अगर 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड। इसको हमने हल किया, किस में हल किया, इसको हमने इन 500 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमें सॉल्यूशन का जो है वो वॉल्यूम दे दिया गया है, और हमें इसकी जो है वो क्या फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड इट्स मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए मोलैरिटी जिसको हम कैपिटल एम के साथ जाहिर कर सकते हैं, यह बराबर आ जाएगी मैस ऑफ सॉल्यूट दैट इज 20 इंटू 1000 ओवर मोलर मैस, NaOH का मोलर मैस जो है ये 40 आएगा, और जितना जो है वो हमें वॉल्यूम दिया गया है ml में cm क्यूब में हम ये लिखेंगे। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 2 आ जाएगा, ये 0 इससे कट जाएगा, ये 4/4, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 मोलर सॉल्यूशन।
तो अगर हम 20 ग्राम NaOH को डिसॉल्व करेंगे 500 cm³ में तो मेरे पास 1 मोलर सोल्यूशन जो है ये बन जाएगा NaOH का। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन जो है वो करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर हम क्या करें HCl का सोल्यूशन बनाना चाहें तो याद रखिएगा NaOH जो है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये आपको प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन HCl जो है ये कभी भी आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, बल्कि ये हमेशा लैब के अंदर सॉल्यूशंस की शक्ल में पाए जाते हैं। अगर मैं HCl की बात करूं तो HCl जो होता है लैब में, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, अगर मैं इस कॉन्सेंट्रेटेड HCl की बात करूं तो ये 37% सोल्यूशन जो है वो इसका हमें लैब में अवेलेबल होता है। और ये कितने मोलर सोल्यूशन होता है, ये ऑलमोस्ट 12 मोलर सोल्यूशन जो है ये लैब में अवेलेबल होता है। डिफरेंट लिटरेचर में इसकी डिफरेंट वैल्यूज लिखी हैं, 11.4 भी है, 12 भी है, 12.2 भी है। तो मैं 12 मोलर जो है वो इसका ले लेता हूँ, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी हमें करनी आसान होगी। तो अगर हमें कहा जाता है कि हमें क्या करना है, HCl का सोल्यूशन बनाना है, कितने मोलर बनाना है, लेट्स से 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, और कितने वॉल्यूम में बनाना है हमें, ये 1 मोलर सोल्यूशन जो है ये कितने वॉल्यूम में बनाना है, तो 1 मोलर सोल्यूशन इन 500 cm³। तो ये कैसे बनेगा, देखिए जो सोल्यूशन हमें दिया गया है ऑलरेडी वो 12 मोलर है, तो हमें इसको डाइल्यूट करके 1 मोलर जो है वो बनाना है, और कितने वॉल्यूम में हमने इसको डाइल्यूट करना है, 500 cm³ में। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते मोलैरिटी वाला, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो कौन सा है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इसके लिए हम लिख देते हैं कि ये आपको जो गिवन वैल्यूज हैं ये उसके लिए दिया गया है, और ये रिक्वायर्ड के लिए है। तो गिवन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो यहाँ से अब गिवन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 12 मोलर। हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है कि कितना वॉल्यूम हम इसका लें जिससे कितनी कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल जाए 1 मोलर, और कितने में मिल जाए, 500 cm³ में। तो अब हम अगर इसको सॉल्व कर लें तो V1 दैट विल बी इक्वल टू 500 ओवर 12। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमारे पास जो है ये जितना भी यहाँ से वॉल्यूम आएगा वो हमारी वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी हमारे उस सोल्यूशन की cm³ में जो हमें दिया गया है, जो कि 12 मोलर है। तो इतनी मिकदार में सोल्यूशन लेके, जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 12 4 और 48 और ये 20 आ जाएगा। तो 12 1 इज 12, 8 बचेगा, तो 12 6, तो ऑलमोस्ट 41.6 जो है ये इसका बन जाएगा। इसको कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं। तो मैं चलिए इसको 41 cm³ जो है वो ले लेता हूँ। तो अब मुझे 41 cm³ जो है वो 12 मोलर सोल्यूशन लेना है। ये कितने मोलर है, 12 मोलर, और मुझे इसमें क्या करना है, अब टोटल 500 cm³ बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर अगर ये 40 है तो 459 cm³ में क्या करूँगा, वाटर ऐड करूँगा, और 41 cm³ जो है ये मैं 12 मोलर HCl सोल्यूशन लूँगा। तो ऐसे करने से मेरे पास जो है वो 500 cm³ सोल्यूशन बन जाएगा, और ये कितने मोलर होगा, 1 मोलर HCl सोल्यूशन होगा। तो यूँ हम लोग क्या कर सकते हैं, डाइल्यूशन का फार्मूला लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के लिए करें तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये लैब में जो हमें अवेलेबल है ये 36 मोलर सोल्यूशन इसका अवेलेबल होता है। तो अगर हमें सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना पड़े, उसकी कोई भी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए हो, तो हम 36 मोलर लेके उसको डाइल्यूट करके क्या कर सकते हैं, अपना रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो है वो बना सकते हैं। तो ये हो गया मोलैरिटी का जो सोल्यूशन है ये कैसे बनेगा, मोलर सोल्यूशन कैसे बनेगा। अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मोलर सोल्यूशन है ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज सोल्यूशन की ही दूसरी शक्ल है। यहाँ पे हमने इसको मोलर बोल दिया है। अगर हम देखें सोल्यूट ओवर सॉल्वेंट तो ये वेट ओवर वॉल्यूम सोल्यूशन ही बन रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी को परसेंटेज के साथ क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। अगर परसेंटेज दी हो किसी भी सोल्यूशन की, अगर वो वेट बाय वॉल्यूम में है तो हम उसको मोलैरिटी में चेंज कर सकते हैं। अगर मोलैरिटी दी हो तो हम उसको वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों चीज़ों में हम एक दूसरे में इसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को इंटर कन्वर्ट करना है, इन दोनों को आपस में किस चीज़ में,
मोलैरिटी में। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक जो है वो यूज़ करेंगे, एक फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। क्या फार्मूला होगा जिसमें हम लोग वेट बाय वॉल्यूम को कन्वर्ट कर सकेंगे? तो इसमें हमारे पास फार्मूला होगा, अगर हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है और परसेंटेज दी है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज, यहाँ पे मैं लिखूंगा परसेंटेज, परसेंटेज जो वेट बाय वॉल्यूम में हमें दी गई है, इनटू यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 100 के साथ और इसको डिवाइड कर दूंगा मोलर मैस ऑफ सल्यूट से, जो हमारे सल्यूट का मोलर मैस है, जिसकी हम मोलैरिटी फाइंड करना चाहते हैं, जिससे हमने सॉल्यूशन बनाया है, तो उससे डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, मेरे पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मोलैरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मोलैरिटी दी है, परसेंटेज निकालनी है, तो इसी को रीअरेंज कर दें, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये बराबर आ जाएगी किसके, मोलैरिटी इनटू मोलर मैस ऑफ, मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मैस ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय 100। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आ जाएगी। तो यूँ हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से मोलैरिटी और परसेंटेज को एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास 5% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है किस चीज़ का, NaOH का। तो बताइए ये सोल्यूशन कितने मोलर सोल्यूशन होगा। तो इसके लिए अभी जैसे हमने बोला कि अगर मोलैरिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो परसेंटेज है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ और इसको डिवाइड कर देंगे इसके मोलर मैस के साथ, जो कि 40 है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 50/4, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5 मोलर सोल्यूशन। तो देखें जो 5% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन होगा, ये 12.5 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा किस चीज़ का, NaOH का। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि हमारा कौन सा सोल्यूशन जो है ये कितने मोलर है अगर वो परसेंटेज में दिया है, या वो कितने परसेंट है अगर उसकी मोलैरिटी जो है वो दी हुई है। तो ये हमारा एक जो है वो इंटर कन्वर्जन हो गई मोलैरिटी और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की। अगली हम कंसंट्रेशन टर्म पे चलते हैं, हमारी जो थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है और वो है मोलैलिटी। अच्छा, यहाँ पे बल्कि मोलैलिटी पे जाने से पहले एक और चीज़, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जो वेट बाय वॉल्यूम है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, तो जो हमारा मोलैरिटी होगी, मोलैरिटी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होगी, मोलैरिटी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी चेंज हो सकती है, तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म के ऊपर, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर, और वो है नंबर 3, दैट इज मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या चीज़ है जी, मोलैलिटी जो है इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1000 ग्राम, या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहां पे हमने कहा था मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर सल्यूट को हम सॉल्वेंट की बेस पे जो है वो करें, देखें यहाँ पे अब ये दोनों टर्म्स हमारे पास मोल्स किस में आ गए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ये मैस है और ये भी मैस है। तो बेसिकली अब ये हमारे पास क्या बन गई, ये मैस बाय मैस परसेंटेज की ही दूसरी शक्ल जो है वो बन गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। और यहाँ पे हमने हमेशा सॉल्वेंट का 1 किलोग्राम जो है वो लेना है, 1000 ग्राम जो है वो लेना है 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं मोलर सोल्यूशन का, तो वो मेरे पास क्या बनेगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट, डिवाइड करेंगे हम इसको किस पे, मोलैलिटी को जो है वो मोलैलिटी बनाने के लिए किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। अगर मैं इसको लिखूं, मोल्स को मैं लिख सकता हूं मैस ओवर मोलर मैस, तो ये मेरे पास बन जाएगा जो मैस ऑफ
सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और अगर मैं इसको ग्राम्स में लेके जाऊं तो जैसे हमने पहले किया, मैस ओवर मोलर मैस इनटू 1 ओवर मैस इन ग्राम, ये किस चीज़ का मैस है, सॉल्वेंट का, ओवर 1000। और ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा मोलैलिटी का, मैस इंटू 1000 ओवर मोलर मैस इंटू मैस ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया मोलैलिटी निकालने का। अगर हम इसका कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, किसी भी सॉल्यूशन की जो है वो मोलैलिटी फाइंड करें, तो NaOH की ही एग्जांपल लेते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि अगर 10 ग्राम NaOH को हमने डिसॉल्व किया है 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो बताइए सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी होगी। याद रखिएगा, मोलैलिटी को हम कैपिटल M से और मोलैलिटी को स्मॉल m के साथ जाहिर करते हैं। तो मोलैलिटी जो है सॉल्यूशन की अगर हम निकालना चाहें तो कितनी आएगी जी, मोलैलिटी इज इक्वल टू, मेरे पास मैस कितना है सॉल्यूट का 10 और 1000 आ जाएगा साथ में फॉर्मूले से। मोलर मैस सॉल्यूट का कितना आएगा 40, और कितना जो है वो सॉल्वेंट का मैस दिया गया है 50। अगर इसको सॉल्व करें, ये 0 से कट गया, ये 0 इससे कट गया, तो 4 25 आर 100, 5 आर 25। तो ये मेरे पास 5 मोलल सॉल्यूशन बन जाएगा अगर 10 ग्राम NaOH को 50 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। तो यूं हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलैलिटी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहां से इस फॉर्मूले को हम उलट भी कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर हमें क्या करना है, मोलैलिटी जो है वो दी जाए और मैस फाइंड करने को बोला जाए। अगर हमें क्या दे दिया जाए, ये मोलैलिटी है मेरे पास, और अगर मुझे कहा जाए कि मैस ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मैस ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर मैस को इधर रखेंगे, मैं फॉर्मूला इसका बना देता हूं, क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैस किसके बराबर आ जाएगा, मोलैलिटी इनटू मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट इनटू मैस ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स ओवर 1000। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो मोलैलिटी है इसको यूज करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट का मैस जो है ये फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम फिर से एक इंपॉर्टेंट ट्रिक जो है वो देखते हैं। जैसे भी हमने पहले पढ़ा, हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मोलैलिटी बेसिकली वेट बाय वेट सॉल्यूशन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलैलिटी को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं किस चीज में, परसेंटेज वेट बाय वेट में। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिक यूज करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या होगा, तो उसमें फॉर्मूला हमारे पास होगा मोलैलिटी, अगर परसेंटेज दी गई हो तो मोलैलिटी इज इक्वल टू, अब हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे इसमें, परसेंटेज जो हमें दी गई है वेट बाय वेट, इसको डिवाइड कर देंगे मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट पे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1000 से और डिवाइड कर देंगे 100 माइनस फिर से वही परसेंटेज। तो ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो इससे हमारे पास क्या निकल आएगी, सॉल्यूशन की मोलैलिटी जो है ये निकल आएगी। तो एक क्वेश्चन अगर हम इसका सॉल्व करें तो देखते हैं कि कैसे मोलैलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो फर्ज कीजिए कि हमारे पास 5 ग्राम, बल्कि चलिए यूं ही कर लेते हैं कि 5 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया गया है, बल्कि ये फिर तो डायरेक्ट जो है वो मोलैलिटी निकल आएगी। मैं क्या करता हूँ, इसका 5% सॉल्यूशन बना देता हूँ। मेरे पास क्या है, 5% NaOH का सॉल्यूशन है, वेट बाय वेट सॉल्यूशन है। तो मुझे बताना है कि इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी। तो अब मोलैलिटी इसकी कैसे निकलेगी, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मोलैलिटी, अभी हम ये ट्रिक जो है वो यूज़ करते हैं, दैट इज इक्वल टू 5 जो कि परसेंटेज है, मोलर मैस इसका मेरे पास 40 आ जाएगा, इंटू 1000 आ जाएगा, ओवर 100 माइनस 5। तो ये वैल्यूज जब मैं पुट करके इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 500 ओवर 4 इंटू 95। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो है ये क्या निकल आएगी, सॉल्यूशन की मोलैलिटी जो है वो निकल आएगी। तो यूं हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे सॉल्यूशन की मोलैलिटी जो है ये क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। किसकी मदद से, अगर हमें हमारे सॉल्यूशन की परसेंटेज दी गई है।
सिमिलरली अगर मोलैलिटी दे दी जाए तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट जो है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन इस फॉर्मूले को यूज़ किया जा सकता है मोलैलिटी से परसेंटेज बनाने के लिए भी। तो ये हमारी तीसरी टर्म हो गई। अब मोलैलिटी के बारे में अब यहाँ पे दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस करनी है। पहली बात तो वही आ गई पहले की तरह कि क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है। तो जैसे कि ये टर्म जो है वेट बाय वेट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये मोलैलिटी जो है वो वेट बाय वेट सॉल्यूशन की ही रिप्रेजेंटेशन है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगी, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों टर्म्स हैं वो वेट में हैं, तो ये टेम्परेचर के ऊपर मोलैलिटी डिपेंड नहीं करेगी। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम मोलैलिटी को मोलैलिटी से कंपेयर करें, अगर मैं क्या करता हूँ, एक सोल्यूशन बना लेता हूँ। कौन सा सोल्यूशन बनाता हूँ मैं? 1 मोलर सोल्यूशन। किस चीज़ का? यूरिया का 1 मोलर सोल्यूशन, यूरिया का, ग्लूकोज का, NaOH का, किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। और मैं ले लेता हूँ 1 मोलर सोल्यूशन यूरिया का। दोनों की मैं 1 मोल लेता हूँ, लेकिन एक 1 मोलर एक 1 मोलर। तो क्या इन दोनों सॉल्यूशंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है, या क्या ये दोनों सॉल्यूशन एक ही जितने कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, या इनमें से एक डाइल्यूट होगा और एक कॉन्सेंट्रेटेड होगा? तो जो 1 मोलर सॉल्यूशन है इट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड एज कंपेयर टू 1 मोलर जो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। तो जो मोलर सॉल्यूशन है, मोलर सॉल्यूशन ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और जो मोलर सॉल्यूशन है ये डाइल्यूट होगा। ऐसा क्यों होगा? इसकी क्या वजह है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इसमें हमने क्या करना है, मोल्स को डिसॉल्व करना है किस चीज में? DM क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में। जबकि इसमें हमने क्या करना है, मोल्स को डिसॉल्व करना है किस चीज में? किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। तो देखिए, जब आप सॉल्यूशन लेंगे तो सॉल्यूशन जो है ये दो चीजों पर मुश्तमिल होगा, इसमें सॉल्यूट भी आ जाएगा और इसमें सॉल्वेंट भी आ जाएगा। जबकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ कौन सी चीज है, सॉल्वेंट मौजूद है। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है मोलर सॉल्यूशन में इट विल बी मोर इन अमाउंट, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा इन मोलर सॉल्यूशन ये लेस अमाउंट में होगा। तो क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट लेस अमाउंट में है, जबकि सॉल्यूट की मिकदार दोनों में क्या है, सेम है। हमने दोनों का एक ही जितना मोल लिया हुआ है, ये दोनों सेम है। तो फिर हमारा जो मोलर सॉल्यूशन है, जो मोलर सॉल्यूशन है ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सॉल्वेंट जो है वो कम होगा, और जो मोलर सॉल्यूशन है ये डाइल्यूट होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बड़े ध्यान से बोलना है कि मोलर सॉल्यूशन और मोलर सॉल्यूशन, ताकि कंफ्यूजन जो है वो इसमें ना रहे। तो ये हमारी तीसरी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गई, मोलैलिटी। और हमने देखा कि कैसे हम मोलैलिटी और परसेंटेज को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी 3 जो है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गई, और इनकी इंटर कन्वर्जन्स भी साथ में हो गई। अब हम चलते हैं हमारी चौथी कॉन्सेंट्रेशन टर्म को जो है वो स्टडी करते हैं, और वो कौन सी है? दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जो है, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, ये एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसमें हमने क्या करना है, सल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स की रेशो बनानी है, सल्यूट और टोटल मोल्स की रेशो बनानी है। फर्ज कीजिए हमारा जो सॉल्यूशन है इसमें हमारे पास A क्या है, सॉल्वेंट है, और इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? इसके नंबर ऑफ मोल्स को मैं लिख देता हूं Na। मेरे पास B जो है ये क्या है, सल्यूट है, और इसके मोल्स को मैं लिख देता हूं Nb। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे Na प्लस Nb, ये मेरे पास टोटल आ जाएंगे। अब मैं क्या कर सकता हूं, हमारे सल्यूट की और इनफैक्ट सॉल्वेंट की भी कॉन्सेंट्रेशन को मोल फ्रैक्शन की सेंस में लिख सकता हूं, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स को हम यूज करेंगे। तो अगर मैं लिखूं इसमें मोल फ्रैक्शन किसकी मैं लिखूं, अगर सल्यूट की, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, तो ये किसके बराबर आएगी? ये बराबर आएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, दैट इज Nb ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हम इसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे A के नंबर ऑफ मोल्स प्लस B के नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर जो है ये हमेशा बड़ा होगा और न्यूमिनेटर जो है ये हमेशा छोटा होगा। तो इसका आंसर हमेशा जो है ये क्या आएगा, लेस देन
1 आएगा फ्रैक्शन में आएगा, जो मोल फ्रैक्शन हम किसी भी कंपोनेंट की निकालेंगे। अगर हम सेम यही फॉर्मूला यूज करें और सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन निकाल लें तो हमारे पास क्या आएगा, Na/Nt, और ये भी लेस देन 1 आएगा, ये भी फ्रैक्शन में आएगा। तो जितने भी हमारे पास कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होंगे, तमाम कंपोनेंट्स की जब हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये हमेशा फ्रैक्शन में आएंगी, 1 से कम आएंगी, और इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन, क्योंकि हमने इसमें मोल्स की रेशियो ली है और इसका आंसर हमेशा किस में आएगा, फ्रैक्शन में। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम तमाम कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दें, अगर हम तमाम कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन, इसको हम जाहिर किससे करते हैं, अच्छा ये भी हम साथ में मेंशन कर देते हैं। इसको जाहिर किया जाता है XB से, इसको जाहिर किया जाएगा XA से। X के साथ जो है वो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो XA प्लस XB दैट विल बी इक्वल टू 1। जितनी भी कंपोनेंट्स होंगे अगर हम उन तमाम की मोल फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे तो इन सब का सम जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 1 के बराबर आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसको याद रखना है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज इक्वल टू यूनिटी। अब जो मोल फ्रैक्शन है, अगर आप इस पे गौर करें तो मोल फ्रैक्शन में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन में ऊपर भी हम नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं और नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं। फर्ज कीजिए ऊपर जैसे हमने सॉल्वेंट के लिख दिए, मैंने नीचे टोटल लिख दिए, तो देखिए जो मोल्स हैं ये किसके बराबर होते हैं, मैस ओवर मोलर मैस, और जो टोटल है इसमें भी तो मैस ओवर मोलर मैस ही होगा। तो हमारी ये टर्म जो है ये भी मैस के ऊपर डिपेंड करेगी सिर्फ, तो ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगी। और क्योंकि इसमें भी ऊपर भी मोल्स हैं, नीचे भी मोल जो है वो मोल्स हैं, ऊपर भी मैस है नीचे भी मैस है, तो ये एक्चुअली जो है ये मोलैलिटी के साथ रिलेट कर सकती है। हम इसको किसके साथ रिलेट कर सकते हैं, मोलैलिटी के साथ। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला बताने जा रहा हूँ, जिसके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन को एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपको सल्यूट की मोल फ्रैक्शन बता दी जाए, सल्यूट की मोल फ्रैक्शन XB अगर ये आपको बता दी जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, मोलैलिटी फाइंड कर सकते हैं, सॉल्यूशन की मोलैलिटी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए फार्मूला हम यूज करेंगे, मोलैलिटी दैट विल बी इक्वल टू, इसके लिए फार्मूला हमारे पास बनेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इंटू 1000 ओवर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इंटू मोलर मैस ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने नीचे जो है ये मोलर मैस लिखना है सॉल्वेंट का, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, और ऊपर मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो ऐसा करने से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे सॉल्यूशन की मोलैलिटी फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ट्रिक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कैसे हम मोल फ्रैक्शन को मोलैलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो एग्जांपल इसकी कर लेते हैं कि हमारे पास जो है ये सल्यूट है, XB उसकी मोल फ्रैक्शन है, और फर्ज कीजिए कि वो कितने के बराबर है, मैं उसको 0.2 अज्यूम कर लेता हूँ। और किस सॉल्वेंट में हमने उसको हल किया हुआ है, लेट्स से वाटर के अंदर हमने उसको हल किया हुआ है, वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे हमें सॉल्वेंट को बताना पड़ेगा, क्योंकि हमें सॉल्वेंट का मोलर मैस जो है वो क्या करना है, यूज करना है। तो इसकी मोलैलिटी कैसे निकलेगी, देखिए सिर्फ आपको एक चीज बताई गई है, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, और आप इससे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मोलैलिटी निकाल सकते हैं। तो मोलैलिटी किसके बराबर आएगी, ये आपके पास आ जाएगी 0.2 इंटू 1000 ओवर 1 माइनस 0.2 इंटू 18। तो आप इसको सॉल्व कर लें तो वट एवर जो भी इसका आंसर आएगा, ये आपके पास मोलैलिटी जो है ये आ जाएगी। और मोलैलिटी का यूनिट भी अगर मैं साथ में लिखूं तो ये आ जाएगा मोल पर किलोग्राम। ये याद रखिएगा, मोलैरिटी जो मोलैलिटी का यूनिट है ये क्या आएगा, मोल पर किलोग्राम। अगर मैं यही यूनिट बनाऊं मोलैरिटी का तो ये बनेगा मोल पर लीटर पर डीएम क्यूब। तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा मोल पर किलोग्राम। तो यूं हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। तो ये हमारी जो है ये चौथी जो है वो क्या बन गई, कॉन्सेंट्रेशन टर्म बन गई, दैट इज मोल फ्रैक्शन। पांचवी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ये टर्म है, और वो है नॉर्मेलिटी।
तो नॉर्मेलिटी के देखते हैं कि ये नॉर्मेलिटी क्या होती है और ये कैसे हमें सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन का बताती है। तो अगर हम इसकी डिफाइन लिखें नॉर्मेलिटी की, तो हम इसको लिखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन डीएम क्यूब, या जिसको हम लीटर बोलते हैं, ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इसकी डिफाइन बनेगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इन डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब ये बिल्कुल मोलैरिटी के साथ मैच होती है, क्योंकि मोलैरिटी में हमने यहाँ पे क्या कहा था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूशन वहां पे भी किस में था, डीएम क्यूब में था। तो जैसे मोलैरिटी है वैसे ही ये टर्म जो है वो नॉर्मेलिटी बनती है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट यूज करना है। तो पहले तो हम ये कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि हमें नॉर्मेलिटी को यूज करने की जरूरत पेश क्यों आती है, और ये ग्राम इक्विवेलेंट में लेने से हमें क्या एडवांटेज मिलेगा। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं जिससे हमें ये बात जो है वो इजीली समझ आएगी, जिसमें मैं क्या करता हूं, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ, NaH के साथ। तो इसके नतीजे में हमें क्या मिलेगा, Na2SO4, और साथ में हमें क्या मिलेगा, 2H2O। तो देखें इस रिएक्शन में हमें सल्फ्यूरिक एसिड NaH के साथ रिएक्शन कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको बैलेंस करें तो एक सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका 1 मोल जो है ये 2 मोल NaH के साथ रिएक्शन कर रहा है, 2 मोल NaH के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं करें तो हमें पता नहीं चलेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कितने मोल NaH के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये हमें क्या कर रहा है, 2H पॉजिटिव आइंस दे रहा है, जो कि 2 NaOH को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो ये डिसएडवांटेज है मोलैरिटी को यूज करने का, बैलेंस इक्वेशन को यूज करने का, कह लें कि इसमें हमें जब तक बैलेंस इक्वेशन नहीं पता होगी हम लोग नहीं बता सकते कि हमारा सॉल्यूट जो है वो कितने के साथ जो है वो रिएक्ट कर रहा है, कितना जो है वो हमारा एक रिएक्टेंट कितने दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल है लेकिन NaOH के 2 मोल्स हैं। अब जब हम ग्राम इक्विवेलेंट में लेंगे, यही टर्म हम किस में ले जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट में। तो ग्राम इक्विवेलेंट में लेने का यही फायदा है कि उसमें क्या होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन करेगा NaOH के साथ। तो जब भी हम ये टर्म ग्राम इक्विवेलेंट में लेके जाएंगे तो फिर तमाम रिएक्टेंट्स जो है वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के ही बराबर हो जाएंगे। तो वहां पे फिर हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं रहेगी। विदाउट बैलेंसिंग दैट इक्वेशन हमारे तमाम रिएक्शन जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या चीज़ है और नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या बनेगा, अब हम इसकी तरफ आते हैं। हम नॉर्मेलिटी का फार्मूला बनाते हैं। तो नॉर्मेलिटी हमारी किसके बराबर होगी जी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, जैसे हमने कहा था मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओवर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का हमें कैसे पता चलेगा, जैसे हम उसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखते थे, तो इसका हमें कैसे पता चलेगा। तो अगर हमें ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो ये किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू मैस ऑफ सॉल्यूट। जैसे हमने वहां पे किया था मैस ओवर मोलर मैस मोलैरिटी के केस में, यहां हो जाएगा मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर, यहां पे मेरे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। यहां पे मैं किसको लिखूंगा, वहां पे मोलर मैस था, यहां पे क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमने एक अलहदा फार्मूला यूज करेंगे। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो चीज है इसमें नॉर्मेलिटी के कॉन्सेप्ट में। इक्विवेलेंट वेट का कैसे पता चलेगा, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट ये बराबर होगा मोलर मैस ओवर, यहां पे हमारे पास एक फैक्टर आएगा जिसको हम वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं, या इसको हम x या इसको n जो है वो बोल देते हैं। तो मैं इसको n के साथ रिप्रेजेंट करता हूं। जो है हमें ऐड करना जो है वो ये निकालना पड़ता है मुख्तलिफ स्पीशीज के लिए, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के लिए। 4 तरह की यहाँ पे सब्सटेंसेस का मैं जिक्र करूंगा जिसके लिए हम ये फैक्टर जो है वो निकालेंगे। तो इसमें ये n जो है
वैलेंसी फैक्टर जो है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मैं 4 तरह की स्पीशीज लूंगा, जिसमें सबसे पहली कौन सी स्पीशी मैं ले रहा हूं यहाँ पे, नंबर 1 एसिड्स। अगर मैं एसिड्स के लिए इसको निकालना चाहूँ, एसिड्स के लिए, तो उसमें एसिड्स के केस में जितने हमें H पॉजिटिव आइन, जिसको हम बोलते हैं बेसिसिटी, तो जितनी हमारी एसिड की बेसिसिटी होगी वो हमारी यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर होगा, n होगा। और हम अपने मोलर मास को जब उस n पे डिवाइड करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट वेट जो है वो मिल जाएगा। तो अब जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड के लिए मैं लिखूं H2SO4, तो ये दो सिचुएशंस प्रोवाइड करता है। ये अगर एक H पॉजिटिव आइन दे और साथ में HSO4 दे तो ये मोनोबेसिक एसिड के तौर पे एक्ट करेगा और यहाँ पे इसका n फैक्टर 1 होगा। लेकिन अगर यही सल्फ्यूरिक एसिड 2 H पॉजिटिव आइन दे, किसी रिएक्शन में ये 2 H पॉजिटिव आइन एक ही वक्त में दे रहा हो और साथ में सल्फेट आइन मिल रही हो, तो ये कितना अब यहाँ पे जो है इसका वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा n = 2। अगर हमने देखना है कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड एक H पॉजिटिव आइन दे रहा है तो हम यहाँ पे 1 पे डिवाइड करेंगे। अगर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड 2 दे रहा है तो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। और ये हमें उस रिएक्शन को देख के पता चलेगा कि ये मोनोबेसिक एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है या डाई बेसिक एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है। आगे चलते हैं। अगर हम ले लें बेसेस, अगर हमारे पास किसी बेस की हमने नॉर्मेलिटी निकालनी हो तो उसके लिए हम उसकी OH की आइंस को फाइंड करेंगे, जिसको हम उसकी एसिडिटी बोलते हैं। तो हम बेसिस की एसिडिटी देखेंगे। जैसे कि अगर मेरे पास है NaOH, तो ये क्या कर सकती है, एक OH आइन जो है वो दे सकती है। तो ये क्या करेगी, n = 1 शो करेगी। अगर मैं ले लूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये 2 OH आइंस जो है वो दे सकती है, कैल्शियम आइन एंड 2 OH नेगेटिव आइन। तो इसकी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अगर मैं ले लूं AlOH थ्राइस, तो ये क्या करेगी, 3 एल्यूमिनियम पॉजिटिव आइन देगी। Al3 पॉजिटिव आइन, एक एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आइन देगी प्लस 3 OH नेगेटिव आइन देगी। तो इसकी n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये मेरे पास जो है ये क्या आ गया, वैलेंसी फैक्टर आ गया मुख्तलिफ बेसिस के लिए। इसी तरीके से अगर मैं तीसरी चीज पे आऊँ तो मेरे पास हो सकते हैं सॉल्ट। अगर सॉल्ट हो तो क्या होगा, सॉल्ट के केस में जितना पॉजिटिव या जितना नेगेटिव चार्ज होगा वही हमारा क्या आएगा, n फैक्टर आएगा, वैलेंसी फैक्टर आएगा। जैसे कि अगर मैं ले लूं NaCl, तो NaCl के केस में ये आयोनाइज होगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आइन देगा। तो कितना चार्ज आ रहा है, +1, तो वैलेंसी फैक्टर n = 1 होगा। अगर मैं ले लूं कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, तो इसके ऊपर कैल्शियम 2 पॉजिटिव या 2Cl नेगेटिव, तो n = 2 आएगा, क्योंकि हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। अगर मैं ले लूं यहाँ पे Al2SO4 थ्राइस, अब क्या होगा, मुझे 2 एल्यूमिनियम मिलेंगे 3 पॉजिटिव और 3 सल्फेट मिलेंगे 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल कितना चार्ज हो जाएगा, 6। तो मेरा जो वैलेंसी फैक्टर है वो 6 निकल आएगा। तो यूं हम लोग क्या कर सकते हैं, ये n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सॉल्ट्स के लिए। आगे चलते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसके ऊपर रिडक्शन या ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा, तो उसके लिए n फैक्टर कैसे निकलेगा, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, वो हमारा n फैक्टर होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं इसके लिए KMnO4 की। KMnO4 तीन मुख्तलिफ सिचुएशन में 3 मुख्तलिफ प्रोसेस करेगा। अगर एसिडिक मीडियम इसको रख दें तो ये Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Mn2+ में। अगर इसको बेसिक मीडियम में रख दें तो ये K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसको न्यूट्रल मीडियम प्रोवाइड कर दें तो ये MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है और इसमें कितनी चेंज आ रही है। तो यहाँ पे देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +7 और ये +7 से किस में चला गया, +2 में। 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, रिडक्शन हो गई। +7 से ये किस में कन्वर्ट हो गया, -8 +2 +6, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया और ये +7 से कन्वर्ट हो गया -4 +4
3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गए। तो यूं इसने क्या किया, रिडक्शन शो की। यहाँ पे इसका एन फैक्टर 5 आएगा, यहाँ पे इसका एन फैक्टर जो है वो 1 आएगा, और यहाँ पे इसका एन फैक्टर जो है ये 3 आएगा, क्योंकि इसने तीनों मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए। तो जब हमारे पास ये एन फैक्टर आ जाएगा, हम इसको पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, जिससे हमारे पास इक्विवेलेंट वेट निकलेगा। इस इक्विवेलेंट वेट को हम यहाँ पे पुट करेंगे, जिससे हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट आएगा, और फिर हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, कितनी मिकदार उसकी ले लेते हैं, लेट से 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड हमें दिया गया, 98 ग्राम H2SO4। तो हमें कहा जाता है कि बताइए अगर इसका आपने 1 DM क्यूब सोल्यूशन बनाना है तो ये कितने नॉर्मल होगा। तो इसकी नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एन फैक्टर निकालते हैं, वो आ जाएगा 2 हमारे पास। यहाँ से हम इसका क्या करते हैं, एन फैक्टर की मदद से इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, इसका मोलर मैस ओवर एन, मोलर मैस इसका कितना आएगा 98 ओवर 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 49। ये मेरे पास इसका क्या निकला है, इक्विवेलेंट वेट आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसका क्या करूंगा, इक्विवेलेंट वेट से जब ये निकल आएगा तो ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो इसके निकालूंगा, और वो किसके बराबर आएगा, मैस जितना इसका लिया है और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है। तो अब मैं इसके क्या करूंगा, ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो निकालूंगा। वो कितने आएंगे, जितना इसका मैस हमें दिया गया 49, और जितना इसका इक्विवेलेंट वेट निकला है वो भी 49, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1। तो अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, नॉर्मेलिटी निकालूंगा। नॉर्मेलिटी मेरे पास कितनी आ जाएगी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू जितना इसका जो है वो ग्राम इक्विवेलेंट वेट है वो कितना है 1, और जितना सोल्यूशन बनाना है 1 DM क्यूब, तो ये मेरे पास 1 नॉर्मल सोल्यूशन जो है ये बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी जो है ये फाइंड कर सकते हैं कि ये 1 नॉर्मल सोल्यूशन बनेगा। तो ये मेरे पास जो है ये 5वीं कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गई, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। ओके, अब जो है इसमें हम कन्वर्जन करते हैं। अगर हमें नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी को एक दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ जाए, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को, तो हम इनको कैसे एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो है वो फार्मूला यूज करते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो किसी भी कंपाउंड के लिए जो एन फैक्टर होगा, अगर हम उसको मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, उस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी बन जाएगी। तो इस फार्मूले के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा और सिंपल सा ये एक जो है वो फार्मूला है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है, नॉर्मेलिटी दी हुई है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ओवर एन फैक्टर। तो ये फार्मूला यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है फॉर्मेलिटी। 5वीं हमारे पास जो है ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी बेसिकली जो है ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है मोलैरिटी के ही, सिर्फ डिफरेंस ये है कि मोलैरिटी जो है ये हम कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए कर सकते हैं, और फॉर्मेलिटी जो है ये हम स्पेसिफाई कर देते हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए। वैसे तो आप मोलैरिटी की टर्म भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मेलिटी की अगर मैं डिफाइन लिखूं, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए होगी, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मैस। तो ये मोल्स बन गए, लेकिन किस सेंस में ये आ गया, ग्राम फॉर्मूला में, पर DM क्यूब ऑफ सोल्यूशन। DM क्यूब ऑफ सोल्यूशन में कितना ग्राम फॉर्मूला जो है वो हम लोग क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो ये क्या कहलाएगी, फॉर्मेलिटी कहलाएगी। जैसे कि अगर हमारे पास NaCl है, अगर मैं इसकी एग्जांपल लिखूं, और मुझे बल्कि इसके लिए पहले मैं इसका फार्मूला जो है वो लिख देता हूँ फॉर्मेलिटी के लिए। इसको कैपिटल F के साथ जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फार्मूला हमारे पास होगा, जैसे हम ऊपर उसमें लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, लेकिन वो अब यहाँ पे किस सेंस में आएंगे, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मैस आ गया, और नीचे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, DM क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ NaCl की, NaCl का अगर मैं 58.5 जो है ये ग्राम ले लूँ, NaCl उसका 58.5
ग्राम, तो उसको मैं क्या करूं, पर डीएम क्यूब जो है मैं क्या कर दूं, उसको डिसॉल्व कर दूं। तो क्योंकि 58.5 जो है ये 1 ग्राम फॉर्मूला है, ये 1 मोल है, तो हमारे सोल्यूशन की जो फॉर्मेलिटी है ये कितनी आ जाएगी, ये 1 फॉर्मल सोल्यूशन जो है ये हमारे पास बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के लिए ये टर्म जो है ये स्पेसिफाई कर सकते हैं, दैट इज फॉर्मेलिटी। तो ये उन कंपाउंड्स के लिए बेसिकली हम कह सकते हैं जो आयोनाइज हो जाएंगे वाटर के अंदर जाके, जो आइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है वो 5वीं कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। और फिर इसके बाद हमारे पास 6ठी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, दैट इज पीपीएम, पीपीएम, जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पार्ट्स पर मिलियन का कॉन्सेप्ट एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं जिसमें हमारे पास इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं जब भी किसी सोल्यूशन के अंदर, या सल्यूट की मिकदार बहुत ही कम होती है। तो ये वेरी लेस अमाउंट ऑफ सल्यूट को जाहिर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जब सल्यूट की मिकदार बहुत कम होती है, इतनी कम कि हम उस सल्यूट की मोलैरिटी या परसेंटेज अगर निकालें तो वो इतनी कम आएगी कि उसको समझना या उसको कंसीडर करना बहुत मुश्किल होगा। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या होगा, इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, एक पार्ट है किस चीज के, सल्यूट के, और दूसरा मिलियन, सोल्यूशन के मिलियन पार्ट में। अगर आपके पास सोल्यूशन है उसका 1 मिलियन पार्ट है, तो उसमें सल्यूट के कितने पार्ट्स मौजूद होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। जैसे अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, पार्ट्स पर मिलियन ppm, दैट विल बी इक्वल टू पार्ट्स ऑफ सल्यूट और नीचे आएगा पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10⁻⁶ से, जिससे मेरे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलियन में। तो यूं ये मुझे पता चल जाएगा कि अगर मेरे पास 10 लाख पार्ट्स हैं सोल्यूशन के, तो उन 10 लाख पार्ट्स में सल्यूट के कितने पार्ट्स मौजूद होंगे। तो इस टर्म को हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। तो ये बेसिकली स्मॉल क्वांटिटीज जो होती हैं सल्यूट की, उनको ये बड़ा करके, ये मैग्नीफाई आप कह लें कि हम 10⁻⁶ से मैग्नीफाई करके ये शो करने के लिए यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन का कॉन्सेप्ट। तो पीपीएम जो है, जैसे अगर हम इसमें कन्वर्जन की अगर बात करें, अगर हम पीपीएम और परसेंटेज को एक दूसरे में कन्वर्ट करना चाहें, इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। उससे पहले हम एक एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं। अगर हम एक सल्यूट ले लें, फर्ज करें कि हमारे पास टैप वाटर है और हमने उसमें बताना है कि उसमें NaCl की अमाउंट कितनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, NaCl है हमारे पास टैप वाटर में, और उसकी अमाउंट हमारे पास जो है वो फर्ज करें कि हमने 100 cm³ जो है वो क्या लिया है, हमारा सोल्यूशन लिया है। और इसके अंदर जो NaCl है, इसकी अमाउंट मेरे पास आ रही है, मैं अगर इसको कुछ भी अज्यूम कर लूँ, मैं इसको 1 ग्राम कर लेता हूँ, चलें कि 100 cm³ में 1 ग्राम है, बल्कि इसको मैं और स्मॉल वैल्यू कर देता हूँ, 0.001 ग्राम मेरे पास NaCl है 100 cm³ ऑफ वाटर में। तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, इसकी अगर मैं पीपीएम निकालना चाहूँ तो पीपीएम विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास सल्यूट के पार्ट्स आ गए 0.001। अब मेरे पास ये जो सोल्यूशन है ये किसी भी पार्ट में हो सकता है, ये ग्राम्स में भी हो सकता है, ये cm³ में, वॉल्यूम में भी हो सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कौन सा यूनिट है, हम इसको दोनों तरीके से ही यूज कर सकते हैं। तो हम, मेरे पास सोल्यूशन टोटल कितने पार्ट्स हैं, 100, तो इसको मैं 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो ये पॉइंट खत्म करने के लिए मैं नीचे 1000 और लिख दूंगा। तो अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये मेरे पास बन गया 1/10⁵ इंटू 10⁻⁶, और मेरे पास आ जाएगा 10 ppm। तो ये सोल्यूशन मेरे पास कितने ppm का बन जाएगा, 10 ppm का सोल्यूशन बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं क्या करूं यहाँ पे 1 ग्राम सल्यूट ले लूं, 1 ग्राम सल्यूट, 1 ग्राम सल्यूट इन 1000 ग्राम सॉल्यूशन,
या मैं क्या करूं 1 ग्राम सल्यूट ले लूं इन 1000 cm³ सोल्यूशन। तो इन दोनों केसेस में ये सोल्यूशन मेरे पास जो बनेगा ये 1000 ppm का सोल्यूशन बन जाएगा। अगर मैं 1 ग्राम सल्यूट ले रहा हूं 1000 ग्राम सोल्यूशन में, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा 1000 ppm का सोल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि जो मेरा सोल्यूशन है ये 1000 पार्ट जो है वो इसके मौजूद हैं और यहाँ पे सल्यूट की मिकदार जो है वो 1 ग्राम है। तो अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें तो मेरे पास 1000 ppm जो है इसका आंसर निकलेगा। जैसे मैं अगर पुट करूं ppm इज इक्वल टू, मेरे पास जो सल्यूट है इसके कितने पार्ट्स हैं, इसका एक पार्ट है 1/1000 इंटू 10⁻⁶। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1000 ppm। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब देखिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अगर ये मैं यहाँ पे 1 ppm बनाना चाहूँ तो ये 1000 में ला के क्या कर सकता हूँ, ग्राम के ऊपर डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं ये लिख सकता हूँ 1/1000 ग्राम अगर मैं सल्यूट का ले लूँ, सल्यूट का 1/1000 सल्यूट इन 1000 ग्राम और cm³, जिसको आप 1 किलोग्राम कह सकते हैं सोल्यूशन का, या 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन कह सकते हैं। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 ppm सोल्यूशन। और ये जो टर्म बन गई 1/1000 ग्राम, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 मिलीग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 मिलीग्राम ऑफ सल्यूट हो मेरे पास और उस सल्यूट को मैं 1 किलोग्राम सोल्यूशन या 1 dm³ सोल्यूशन उसका बना लूं, तो वो क्या बन जाएगा, इन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दोबारा से, इन 1 किलोग्राम और 1 dm³ सोल्यूशन। तो ये मेरे पास 1 ppm का सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि किसी भी सोल्यूट का अगर हम 1 मिलीग्राम लेके उसको 1 किलोग्राम सोल्यूशन या 1 dm³ सोल्यूशन में कन्वर्ट कर दें, उसको डिसॉल्व कर दें, तो वो मेरे पास 1 ppm का सोल्यूशन बन जाएगा। इसके बाद कन्वर्जन है। अगर हम क्या करना चाहें, कन्वर्ट करना चाहें ppm को परसेंटेज में या परसेंटेज को ppm में, तो ये कैसे कर सकते हैं? तो ये बहुत ही आसान है। अगर मुझे ppm को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, ppm को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ppm से परसेंटेज जो है वो फाइंड करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरी जो है वो परसेंटेज बराबर होगी जितनी ppm मुझे सोल्यूशन की बताई गई है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 10⁻⁶ और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। तो ऐसा करने से मेरा सोल्यूशन जो है ये ppm से कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, परसेंटेज में। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, जब भी आपको किसी सोल्यूशन की ppm से परसेंटेज निकालनी है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए अगर मैं इसकी एक एग्जांपल करूं कि मेरे पास जो है वो एक सोल्यूशन है जो कि 10 ppm का है, तो अगर मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 10 को परसेंटेज निकालने के लिए 10 को डिवाइड कर दूंगा 10⁻⁶ पे और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। तो ऐसा करने से मेरे पास बन जाएगा 1000/10⁻⁶ और ये आ जाएगा 10⁻⁻³ और ये बन जाएगा 0.001% सोल्यूशन। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 ppm की परसेंटेज निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से अगर मुझे ppm निकालनी है तो यही फॉर्मूला दूसरी तरफ चला जाएगा, ये 10⁻⁶ दूसरी तरफ आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा, अगर मुझे क्या करना है, परसेंटेज को ppm में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज इंटू ppm, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। परसेंटेज मुझे दी है, ppm निकालनी है, तो ppm बराबर आ जाएगी परसेंटेज ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। तो बस ये याद रखना है कि अगर परसेंटेज दी है तो 100 पे डिवाइड करके 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये ट्रिक जो है ये यूज होगा परसेंटेज को ppm में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन सल्यूट की मिकदार जो है वो निकाल सकते हैं। इसके बाद एक आखिरी जो है वो हमारे पास यूनिट होता है, उसको हम बोलते हैं ppb। 7th यूनिट है ये हमारे पास, ppb, पार्ट्स पर बिलियन। इसका बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है और ये इससे भी थोड़ी मिकदार में सल्यूट को निकालने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 10⁻⁹। जहाँ पे मैंने 10⁻⁶ किया है, इसमें बिल्कुल वैसे ही आएगा, पार्ट्स ऑफ सल्यूट ओवर पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁹। सेम कन्वर्जन का फॉर्मूला आएगा, सारा कुछ इसमें बिल्कुल वैसे ही आएगा, सिर्फ इसमें हमने बिलियंथ पार्ट जो है वो क्या करना है, हमारे सोल्यूशन का ले लेना है और उस बिलियंथ पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, सल्यूट की मिकदार निकाल लेनी है।
तो नाजरीन ये था हमारा आज का जो है वो लेक्चर, जिसमें हमने डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स को जो है वो स्टडी किया और उनकी इंटर कन्वर्जन्स को जो है वो स्टडी किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो, ये एफर्ट जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो इनको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इल्म को फैलाने का सिलसिला जो है ये जारी रखें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ जल्द ही फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।